बनाई हुई हैं। हर बात को डील करने के लिए एक सेपरेट एजेंसी है, एक लंबी सीरीज है। वैसे इन जनरल इस एक्ट का इंट्रो मैं आपको बता देता हूं तो आपको उसको अच्छा समझ आएगा। जुवेनाइल जस्टिस के तहत टिल द एज ऑफ 18 इयर्स जो बच्चे कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में हैं या फिर जो नीड है जिनको प्रोटेक्शन की, लाइक ऑर्फन है या अबंडन्ड बाय द फैमिली है, मां पिता ने छोड़ दिया है, या वो बच्चे खास तौर से जो अनमैरिड कपल की संतानें हैं और लोग छोड़ देते हैं, रेप्ड फीमेल के बच्चे हैं जो पेट में आ गए और उनका क्या करें, या अबंडन है, ऐसे बच्चों के लिए हमने इस एक्ट में प्रावधान रखे हैं कि इनका क्या होगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिज, वो शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, ये इस एक्ट का इशू नहीं है। शादीशुदा भी हो सकते हैं वो बच्चे और अनमैरिड भी हो सकते हैं। शादीशुदा का मतलब ये मत निकालिए कि 18 वर्ष के बाद ही शादी हो सकती है, तो कैसा फिर चाइल्ड है। शादी कभी भी हो सकती है, हमने प्रोहिबिट किया है लेकिन शादी को इलीगल घोषित नहीं किया, कहीं भी शादी वैलिड है, ठीक है ना। तो हमने प्रोहिबिट किया है, जो जो उसमें दोषी होगा उसको हम जेल भेजेंगे, लेकिन जो शादी हो गई उसका क्या, जो शादी हो गई वो वैलिड है, उसकी रेमेडी देंगे कि वो कोर्ट में जाकर उसको नल एंड वॉइड घोषित करवा सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं गए कोर्ट में तब तक शादी। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिज स्टेटस, उसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चा है वो, 18 साल का भी नहीं हुआ, इसलिए उसका प्रोटेक्शन हमने इस एक्ट के तहत देना है। इस नए एक्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जोड़ी गई, दैट इज एडॉप्शन। आप पहले हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट पढ़ते थे और उसमें हमने कुछ बेसिक रूल्स बताए थे कि भाई ये बेसिक रूल्स हैं, लेकिन वहां पर एडॉप्शन देने वाला जो फादर है वो बायोलॉजिकल फादर और मदर है, रिलेटिव्स में दे रहा है और वो बड़े अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, तब वो एडॉप्शन हो रहा है। तो हमने वहां पर ऐसे रूल्स बनाए। बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग, जो अबंडन्ड हैं, छोड़ दिए हैं मां बाप ने, जो ऑर्फन में हैं, जो अभी चाइल्ड केयर की जरूरत है, जिनके ऊपर मुकदमे हो गए हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में हैं, या बायोलॉजिकल फादर फॉरेन कंट्री में देना चाहते हैं, बायोलॉजिकल फादर फॉरेन कंट्री में देना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप हिंदुस्तान में इस विषय पर था 2015 से पहले। 2000 भी उसको एड्रेस नहीं कर रहा था, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट भी उसको एड्रेस नहीं कर रहा था, और कोई लॉ ऐसा अपने पास सॉलिड नहीं था जो इन बच्चों के एडॉप्शन को डील कर सके। बट ऑल दीज इश्यूज राइट नाउ आर डीलिंग बाय दिस एक्ट, और इसके लिए पूरा चैप्टर उन्होंने बनाया। पहले एक विषय था 2000 में, एक एडॉप्शन एक सेक्शन था, उन्होंने कहा कि दिस टाइप ऑफ चाइल्ड मे बी गिवन ऑन एडॉप्शन बाय द चाइल्ड केयर यूनिट, और ये वो करके काम खत्म कर दिया था। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम निकला कि बच्चों की सेल और परचेज होने लगी, सिस्टमैटिक तरीके से होने लगी, देह व्यापार होने लगा। वो चाइल्ड केयर यूनिट में रखे और उन बच्चों का मिसयूज उस यूनिट ने ही करना शुरू कर दिया। बहुत सारे देश में कन्वर्जन एजेंसीज चलती हैं, कन्वर्जन करने की एजेंसी चलती है, जो वॉलंटरी ग्रुप्स बनाए हुए थे, एनजीओज बनाए हुए थे, और उन एनजीओज में बच्चा आया, या तो वो फॉरेन से पैसा आ रहा है, उसको कन्वर्ट करना है दूसरे रिलीजन में और तादाद बढ़ानी है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में सिस्टमेटिक तरीके से कुछ मिशनरीज इस काम को बखूबी करती हैं, उनके लिए फुल पैसा आता है
और वो जो छोटी बस्ती रहती है, छोटी बस्ती से मतलब जो मलिन बस्ती जिसको हम कहते हैं, उन बस्तियों में वो बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत पैसा वहां खर्च करते हैं, उनका कन्वर्जन करते हैं। अब कानून ने ऐसी व्यवस्था कर दी तो जो बच्चे इस प्रकार के हैं, सपोज किसी के मदर एंड फादर जेल चले गए, तो ये मिशनरियां ले जाती थी बच्चे को, खिलाया पिलाया बड़ा किया और धीरे धीरे करके उसको उन्होंने तैयार कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब माँ बाप 10 साल बाद छूट गए, तब तक तो वो फुल फ्लैश हो चुका था, अब कहां जाना है। सो बहुत बड़े स्तर पर, एंड देयर वाज नो नीड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज एनजीओस। इन एनजीओस के रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं होती थी। फिर कुछ एजेंसियां उनको विदेशों में बेचने की व्यापार शुरू कर दिया उन्होंने, वॉलंटरी ग्रुप्स ने, एनजीओस ने। और उन्होंने क्या किया कि विदेशों में जहां उनको बच्चे चाहिए, लेबर्स चाहिए, और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से अडॉप्शन शुरू कर दिया। अब दूसरे कंट्री में चला गया तो कैसे पकड़ोगे, चला गया। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, ये संसार का सबसे पुराना बिजनेस है। 2 बिजनेस संसार के सबसे पुराने हैं, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक प्रोस्टिट्यूशन। जब से कहते हैं दुनिया बनी तब से ये बिजनेस चल रहे हैं, और जो भी सरकारें मॉडर्न टाइम पर बन रही हैं वो इनको रोक रही हैं, बट फिर भी रोक नहीं पाते हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के व्यापार फिर भी फल फूल रहे हैं। सो गवर्नमेंट बार बार इन पर कानून बनाती है, कानून लाती है। सो 2000 का जो एक्ट था वो इस चीज को सही से एड्रेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए 2006 में संशोधन किया, 2011 में फिर भी नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा केस गया, एंड दीज ऑल थिंग्स वाज एक्सपोज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस Deepak Mishra was the presiding officer on that case, and he suggested to the government that what are the weaknesses of this act. उन्होंने बहुत बड़ी गाइडलाइंस दी। तो सरकार ने फिर 2015 में नया कानून ही बना दिया, और अब एडॉप्शन को लेकर वो पूरा एक चैप्टर बनाया। ठीक, उस एडॉप्शन के विषय में पहले भी अपने पास एजेंसी थी, नो डाउट, पहले एजेंसी नहीं थी ऐसा नहीं है। तो 2 एजेंसियां हैं उनको जाने, जो इस एक्ट में भी उन्होंने फिर से रिकॉग्नाइज किया है। वन इज ए कारा, CARA, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, रिसोर्स एजेंसी कारा, CARA। और फिर हर स्टेट के बाद सारा, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, सारा, SARA। सो अब 2015 के बाद कारा की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जैसे जैसे इशू उनके पास आता रहता है वैसे वो गाइडलाइंस देते रहते हैं, और सारा स्टेट वाइज काम कर रहे हैं। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसियां हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ एजेंसियां जिनको स्टेट एजेंसीज कहते हैं, स्टेट एजेंसी। और इन स्टेट एजेंसियों के अलावा जो पहले से एजेंसियां काम कर रही थी, लाइक चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन यूनिट काम कर रही थी, जो जुवेनाइल जस्टिस से जुड़ी हुई थी। एक तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उसमें जजेस रहते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अलावा केयर यूनिट बनाते थे अलग से, ठीक है ना। वो केयर यूनिट उनको बहुत कुछ देखती थी। केयर यूनिट के अंडर कुछ यूनिट्स हम बनाते थे, तो हम कहते थे एनजीओज दोज आर रजिस्टर्ड अंडर द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन यूनिट, जो डिस्ट्रिक्ट की है उसके तहत वो रजिस्टर होती थी। उसके तहत वो रजिस्टर होती थी, ठीक है ना। तो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन यूनिट अपने तहत बहुत सारी यूनिट्स रजिस्टर करता था। स्पेशल एडॉप्शन एजेंसीज के रूप में वो SAA, सा जिसको कहते हैं, स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, वो हमने बनाई अभी।
स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी कि वो सिर्फ एडॉप्शन का काम करेंगी, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं होगा। वो चाइल्ड केयर यूनिट के तहत रजिस्टर्ड होंगी और वो एडॉप्शन पर ही फोकस करेंगी, इसलिए हमने उनको कहा स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी। लेकिन भाई कानून है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अच्छा बनाता है, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और इस छूटने में यहां बहुत सारी गड़बड़ी आज भी है। लाइक उन्होंने वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जोड़ी, एनजीओ जोड़ी। जो स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी है ना, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होंगी और एडॉप्शन एजेंसीज होंगी और एनजीओज होंगी। इनको रिकॉग्नाइज कर देगा कि दीज एनजीओज, दीज वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस आर द स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी। लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? दोज आर नॉट रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी कैन ऑल्सो डू सो। तो रास्ता वहां खुल गया। हाँ, एंड फॉर दैट देयर मस्ट बी एन कमेटी इन द डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन कमेटी, और एडॉप्शन कमेटी के जो सदस्य होंगे वो स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के सदस्य होंगे। स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी में भी एनजीओ है, वॉलंटरी ग्रुप्स हैं। तो भैया फिर गवर्नमेंट का रेगुलेशन कहां रह गया? अब कोई स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी 20 बनाए डिस्ट्रिक्ट में, चाइल्ड केयर यूनिट के पास रजिस्टर्ड करवा लिया, फिर रजिस्टर्ड टू द चाइल्ड केयर यूनिट बट नॉट एज ए स्पेशल एजेंसीज। वो एडॉप्शन करना शुरू करें तो इनकी एडॉप्शन कमेटी बना ली इन्हीं एनजीओज के लोगों ने, इन्हीं वॉलंटरी ग्रुप्स के लोगों ने। वो उनको अप्रूवल दे देते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो हम ना पकड़े जाएंगे, तुम ऐसे कर लो। एंड नाउ दीज special adoption agency is also clarifying all the things in case of the foreign adoption. ये यहां इनका वीजा पासपोर्ट भी बनवा देते हैं सब, ये क्लैरिफिकेशन देंगे। हालांकि सरकार ने कोशिश की है, फॉर दैट देयर मस्ट बी एन एडॉप्शन ऑर्डर। इसके लिए एडॉप्शन ऑर्डर होना चाहिए। एडॉप्शन ऑर्डर के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट उस पर एडॉप्शन ऑर्डर करेगा और कहेगा नाउ दिस चाइल्ड इज फिट फॉर द एडॉप्शन। वो सब कुछ व्यवस्था है, फिर भी बहुत सारे इसमें लूज पोल्स अभी भी रह गए। सो उस पर सरकार को काम करना चाहिए। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बच्चा है 18 साल से नीचे का, भले ही उसके गार्जियन हो ना हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में है, उसका क्या करना है? नीड्स ऑफ चाइल्ड केयर है, गार्जियन है उनके, लेकिन नीड ऑफ चाइल्ड केयर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि गार्जियन हैं तो वो ऐवे ही हैं, दोनों नशेबाज। तो क्या करे? अब बच्चे को तो कौन देखेगा? या दोनों ही एटम बम हैं, शाम को बम्बार्डमेंट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ और ये रात के 1 बजे तक दंगल चलता है। बच्चे का क्या? हम हमारी फिल्मों में भी बहुत सारा दिखाते हैं कि माँ बाप में इतने कन्फ्लिक्ट हैं कि बच्चे ही बिल्कुल ही किसी दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। सो इन बच्चों को केयर की जरूरत है, उसके लिए हमने ये एक्ट बनाया है, ठीक है ना? हाँ, उसका नाम हमने जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस से मतलब सिर्फ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी बात हम करें। वी वॉन्ट टू डू द जस्टिस विद द जुवेनाइल्स। जो किशोर हैं, जो एडल्ट नहीं हैं, उनके साथ न्याय कैसे हो। तो वो चाहे कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के साथ हो ना हो, ऑर्फनेज की बात कर रहे हो, स्पेशल केयर यूनिट की बात कर रहे हो, फोस्टर हाउसेस की बात कर रहे हो, या कुछ भी इस तरह के शेल्टर हाउस या फ्रेंडली हाउस, ऐसे बहुत सारी यूनिटें इसमें बनाएंगे हम, जिनको हमको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए ये एक्ट खुद में मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये एक्ट हमको सही से पढ़ना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, लेकिन सोसाइटी में ऐसा बहुत कुछ है जो इन विषयों पर रोज हमारे सामने आता है। बच्चे घूम रहे हैं, हमको दिख रहा है, लेकिन हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमको मालूम है मां बाप जो हैं वो टेक केयर नहीं कर रहे हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम क्या करें?
ऐसी सभी बातों के सोल्यूशन इस एक्ट ने देने की कोशिश की है कि वो कैसे होगा। उसके लिए कारा है, सारा है, स्टेट एजेंसीज हैं, चाइल्ड केयर है, चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन यूनिट हैं, स्पेशल एडॉप्शन एजेंसीज हैं, कमिटीज हैं, फोस्टर केयर यूनिट हैं, शेल्टर हाउस हैं, सब कुछ इसमें बनाया है। और सबके अलग अलग रोल क्या होंगे, इनके काम क्या होंगे, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो हम सेक्शन बाय सेक्शन और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसलिए डोंट थिंक दिस एक्ट ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। सोसाइटी में भी बहुत कुछ हमारी मदद ये एक्ट करता है। और जिस तरह से देश में सेल हो रही है, विदेशों में बच्चे भेज रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, या जो शेल्टर हाउस बना रखे हैं, जो ये नारी निकेतन बना रखे हैं, या जो बच्चों के केयर यूनिट बना रखे हैं, यहाँ बच्चों को किस प्रकार से वो आगे मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं। ये केसेस हमारे सामने आते ही रहते हैं, 2-3 महीने में कोई ना कोई बड़ा केस आ जाता है कि बिहार में ये हो रहा था, कि बंगाल में ये हो रहा था, कि वहाँ ये पकड़ा गया, कि नेताजी इन्वॉल्व थे, कि मंत्री जी इन्वॉल्व थे, कि पूरी मशीनरी इन्वॉल्व थी। मालूम पड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके सारे इन्वॉल्व हैं। अब कौन उसको क्रॉस चेक करे, कैसे करे? जब पूरी मशीनरी इन्वॉल्व है उन बच्चियों के लिए, तो कौन इस पर एक्शन लेगा, है ना? तो ऐसी परिस्थिति में ये एक्ट आपकी बहुत मदद कर सकता है, जिसमें आप इनिशिएट कर सकते हैं। यू मे राइट टू द कारा, यू मे राइट टू द सारा, यू मे राइट टू द कोर्ट, यू मे राइट टू द प्रोटेक्शन केयर यूनिट। बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनमें हम अप्रोच कर सकते हैं और डिटेल उनको दे सकते हैं। वो आपकी इस विषय पर मदद करेंगे, ठीक है ना? इसलिए इस एक्ट को हम उस नजरिए